नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के उस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। देखिए, चुनाव नतीजे सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं आखिर बंगाल की राजनीति में ये भूचाल आया कैसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले ये ऐतिहासिक बदलाव, फिर जीत का असली गणित क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ग्राउंड पर क्या रणनीतियां अपनाई गई, फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफी का रोल, और आखिर में टीएमसी का क्या भविष्य होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। जरा इस पर गौर कीजिए। आज़ादी के बाद पिछले 80 सालों के लंबे इतिहास में बंगाल ने सिर्फ 3 ही मुख्य सरकारें देखी हैं। पहले कांग्रेस का लंबा दौर, फिर कम्युनिस्टों का राज और उसके बाद टीएमसी। लेकिन अब इस चुनाव ने पूरी तस्वीर बदल दी है। 50 सालों में महज दूसरी बार सत्ता बदली है और चौथी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई है। ये अपने आप में बहुत ही रेयर है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, वे इसे सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं मान रहे हैं। दशकों तक बंगाल की राजनीति में एक एंटी कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद विरोध सोच हावी रही थी। लेकिन पैनलिस्ट का कहना है ये नतीजा वोटर्स के एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट को दिखाता है। जनता पुरानी मान्यताओं को छोड़कर एक नई आर्थिक विचारधारा की तरफ बढ़ रही है। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पर। अगर हम वोट शेयर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये 45.84% है। अब दिलचस्प बात सुनिए, पिछले चुनाव के मुकाबले वोट शेयर में सिर्फ 5% का इजाफा हुआ है। जी हाँ, सिर्फ 5%। लेकिन चुनाव के इस गेम में ये छोटा सा जंप सीटों के मामले एक विशाल लहर में तब्दील हो गया है। अब इस स्लाइड में जो डेटा है वो वाकई हैरान करने वाला है। जीतने वाली पार्टी ने टीएमसी के सबसे मजबूत किलो को कैसे भेदा, ये देखिए। टीएमसी 2011 से जिन 162 सीटों पर अपना दबदबा बनाए हुए थी, उनमें से 110 सीटों पर इस बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया। मतलब दशकों से जमे हुए गढ़ लिटरली ताश के पत्तों की तरह ढह गए। और फाइनली 206 सीटों का ये बड़ा आंकड़ा, ये नंबर इस जीत के स्केल को पूरी तरह से साफ कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ग्राउंड में ऐसा क्या हुआ जिसने इस इम्पॉसिबल से लगने वाले आंकड़े को पॉसिबल बना दिया। यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, रणनीतियां और जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये कैंपेन बहुत ही मैक्रो लेवल पर चलाया गया था। टॉप लेवल पर अमित शाह की मैक्रो प्लानिंग थी, फिर सुनील बंसल और भूपिंदर यादव ने उस प्लानिंग को जमीन पर उतारा। और हाँ, डिजिटल फ्रंट पर अमित मालवीय ने लगभग 3,000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एक पूरी फौज खड़ी कर दी, जिसने एक जबरदस्त चुनावी मोमेंटम बना दिया। ग्राउंड पर जो बूथ स्ट्रेटजी थी वो और भी अग्रेसिव थी। सोर्सेज बताते हैं कि किसी भी तरह के पक्षपात से बचने के लिए लोकल पुलिस पर से निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दी गई। उसकी जगह 2 महीने तक सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बलों को तैनात रखा गया। और एक बहुत ही स्मार्ट मूव ये था कि बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में वोटर्स को मैप किया गया और पोलिंग बूथ सीधे उनके कॉम्प्लेक्स के अंदर बना दिए गए। मकसद साफ था, लोगों के मन से बाहर निकलने का डर पूरी तरह से खत्म करना। इस कड़े कदमों का सीधा असर इस आंकड़े में साफ दिखता है। कोलकाता में जो भद्रलोक इलाके हैं, वहां 2021 में सिर्फ 62% वोटिंग हुई थी, लेकिन 2024 में ये उछलकर सीधे 90% पर पहुंच गई। जानकारों का साफ तौर पर मानना है कि जैसे ही वोटर्स के मन में हिंसा और दबाव का माहौल हटाया गया, मतदान का आंकड़ा खुद ब खुद हिस्टोरिक लेवल पर पहुंचा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, अर्थशास्त्र, समाज और वो वजहें जिन्हें वोटर्स को मोटिवेट किया। ये स्लाइड ये इन दो अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच के फर्क को बहुत अच्छे तरह से दिखाती है। एक तरफ पुरानी सरकार का इंडस्ट्री विरोधी रवैया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण टाटा के सिंगूर प्लांट का वापस जाना था, और दूसरी तरफ डबल इंजन सरकार का नया वादा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, नई फैक्ट्रियां और कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहा था। इस बात की ग्रेविटी को समझने के लिए जरा इस आंकड़े को देखिए। इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट का अनुमान है कि 2011 से 2025 के बीच करीब 5,000 छोटी बड़ी कंपनियों या तो बंद हो गई या फिर बंगाल छोड़कर चली गई।
इस भारी पलायन ने राज्य की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा डेंट मारा है और जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्री आती है तो जॉब भी आती है। इसी का नतीजा था कि लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार के लिए बंगाल से बाहर जाना पड़ा। पैनल का मानना है कि जब इन युवाओं ने दूसरे राज्यों में विकास देखा तो उन्होंने वापस आकर अपने राज्य में एक बड़े इकोनॉमिक चेंज के लिए वोट डालना जरूरी समझा। लेकिन देखिए, सिर्फ इकोनॉमी ही इकलौता फैक्टर नहीं था। एनालिस्ट ने इस बात का भी हाईलाइट किया है कि डेमोग्राफिक चेंज और कल्चरल मुद्दों ने एक बहुत ही पावरफुल नैरेटिव का काम किया है। गहरा धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू वोटरों का एकजुट होना और अनियंत्रित घुसपैठ को लेकर जनता का गुस्सा, ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने विकास के वादों के साथ मिलकर एक साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग लहर पैदा कर दी। और अब हम आखिरी और सबसे क्रूशियल पड़ाव पर आ गए हैं, पांचवा हिस्सा, टीएमसी का भविष्य और पैनलिस्ट की भविष्यवाणियां। लीडरशिप की बात करें तो चुनाव विश्लेषकों के बीच एक साफ सहमति दिखती है कि उनका कहना है कि 1 से लेकर 10 तक की रैंक में मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का नाम है। जाहिर है, नंदीग्राम जैसी हम सीट पर सिटिंग सीएम को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी अब इस टॉप पोस्ट के लिए सबसे बड़े और स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हारने वाली पार्टी के लिए एक्सपर्ट का नजरिया काफी निराशाजनक है। एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि टीएमसी का भविष्य बिखर सकता है। वजह ममता बनर्जी की बढ़ती उम्र और नई लीडरशिप, खास तौर पर अभिषेक बनर्जी की वो स्ट्रगल जिसके चलते वो पार्टी के पुराने और नए नेताओं के साथ जोड़कर रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पैनलिस्ट ने तो यहाँ तक एक बहुत बड़ा फोरकास्ट भी किया है। इस कोट को देखिए, आने वाले 4 सालों के भीतर अभिषेक बनर्जी को संभावित रूप से जेल का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ये पूरी तरीके से एक चुनाव विश्लेषण का अपना आकलन है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि मौजूदा लीडरशिप के सामने आने वाले वक्त में कितने बड़े कानूनी और राजनीतिक तूफान खड़े हैं। तो इस सबका मतलब क्या है? बंगाल का एक बहुत ही निर्मम इतिहास रहा है। कांग्रेस हो या वामपंथी दल, जो पार्टी यहाँ एक बार सत्ता से बाहर हुई है वो दोबारा कभी खड़ी नहीं हो पाई और पूरी तरह से ढह गई है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा और टीएमसी के साथ भी ऐसा भी होगा, या हमें कोई नया पॉलिटिकल मोड़ देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। फिर हम किसी टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।